चैप्टर नेम अल्टरनेटिंग करंट, एसी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, 100% इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये न्यूमेरिकल देगा ही देगा, ये एक डेरिवेशन देगा ही देगा, समझ रहे हो ना बात को। मतलब मेरे बच्चे ये आप ये लगा लो मैग्नेटिज्म पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अल्टरनेटिंग करंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आप लोगों को पता भी लग जाएगा जब इसके अंदर हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। अभी तक इससे पहले जो भी आप करंट पढ़े वो सब डायरेक्ट करंट थे। कौन से करंट थे? देखो भाई, डायरेक्ट करंट का मतलब होता है यूनी डायरेक्शनल। क्या मतलब होता है? यूनी डायरेक्शनल। और एसी करंट का मतलब होता है बाय डायरेक्शनल। कौन सा डायरेक्शनल? बाय डायरेक्शनल। बहुत बढ़िया बात कह रहा सर। यूनी डायरेक्शन का मतलब बेटा अगर आप इसकी बात करते हो तो आप इसमें देखोगे कि ये एक सिंगल डायरेक्शन में चलेगा, आप समझ रहे हो, कांस्टेंट फेज के साथ, आप समझ रहे हो बिल्कुल। या फिर आप इसको देखोगे तो इसका एक ही डायरेक्शन होगा, मतलब अगर ऊपर को है तो सिर्फ ऊपर को, अगर नीचे को है तो सिर्फ नीचे को, आप समझ रहे हैं ना बात को। मतलब अगर पॉजिटिव साइकिल जा रही है तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइकिल जा रही है तो नेगेटिव, कभी कभी तो फेज कैसी रहेगी पूरे में? कांस्टेंट। आप समझ रहे हो बात को। ऐसे करंट को आप बोल देते हो डीसी करंट। डीसी करंट इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू अल्टरनेटिंग करंट भैया। यस, ये हकीकत बात है, क्योंकि डीसी करंट अगर आपको एक बार पकड़ता है तो ये छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रखता, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट एक साइकिल के बाद आपको छोड़ देता है। ठीक है, ये बाय डायरेक्शनल होता है मेरे बच्चे। कौन सा डायरेक्शनल? बाय डायरेक्शनल। ठीक है, तो एसी की फुल फॉर्म आप लोग को पता होती है, मैंने ऊपर लिख दिया, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है भैया, ये अल्टरनेटिंग करंट आप अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है, ऐसे। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। आप समझ रहे हो बात को। मींस बेटा ये पॉजिटिव में भी जाएगा और ये पॉजिटिव में भी जाएगा और ये साइकिल्स कंप्लीट करता है ना। साइकिल मतलब जैसे मान लो यहां से गया यहां आया, तो इसको कहते हैं वन साइकिल कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट। और एक साइकिल कंप्लीट को लगा समय बेटा कैपिटल टी कहलाता है, आप समझ रहे हो। फिर अगर मेरे बच्चे वो यहां से यहां पे आया और दोबारा यहां आ गया, तो यानी कि यहां पे 2t, समझ रहे हो ना बात को, यानी कि जस्ट डबल टाइम हो गया। क्यों? क्योंकि दो कंप्लीट साइकिल हो गई। ये अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट होता है। मान लो अगर ऊपर जाने पर ये प्लस आई एम्पियर लेता है, तो मेरे बच्चे ये नीचे जाने पर माइनस आई एम्पियर लेगा, जिसकी वजह से इसका नेट डिस्प्लेसमेंट आई माइनस आई से आई कैंसिल, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यानी कि एक कंप्लीट साइकिल के बाद आपको जो करंट मिलता है वो लगभग कितना होता है? 0। आप समझ रहे हैं बात को। क्लियर हुई? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट। समझ रहे हो बात को। भाई डायरेक्ट करंट को हम यूनिडायरेक्शनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वन डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर ये पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव, कांस्टेंट फेज के साथ चल रहा है तो कांस्टेंट। लेकिन भाई अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ क्या होता है? चेंज होता है ना। आपको हर एक टाइम के साथ बेटा इसमें कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे, एवरी सेकेंड। समझ रहे हो ना बात को। तो ये होती है। क्लियर हो गया। इसलिए मेरे बच्चे यहां वाले करंट को हम लोग ज्यादातर इससे दिखाते थे, आप याद करो, सेल से, और किससे दिखाते थे? बैटरी से, इनसे दिखाते थे। आप समझ रहे हो बात को, है ना। ये पॉजिटिव होता था, छोटा वाला नेगेटिव होता था। यहां से जो करंट लीव होता था उसको हम आई मानते थे। सब के सब कौन से थे बेटा जरा बताओ। लेकिन यहां पे अलग होगा, यहां पर हम वेरिएबल सोर्स लेंगे। कैसा सोर्स लेंगे? क्योंकि यहां पर करंट हर बार बदल रहा है, वोल्टेज हर बार बदल रहा है, इसलिए यहां पर मेरे बच्चे वेरिएबल वोल्टेज होता है। यहां पर वेरिएबल वोल्टेज होता है और वेरिएबल क्या होता है जरा बताओ? करंट होता है। सर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान से देखना, एसी सर्किट ऐसे रिप्रेजेंट होगा बच्चा, ये तरीका होता है एसी सर्किट का। ठीक है। अब मान लो तुम्हारा स्कूल टीचर तुमको दो सर्किट बना के देता है। अब स्कूल टीचर क्या ही बना के देगा, अब तो टाइम ही खत्म हो गया। लेकिन फिलहाल मान लो उसने एक सर्किट ऐसा बनाया और यहां उसने सेल लगा दिया, ठीक है। और एक सर्किट ऐसा बनाया, बड़े ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। और उस सर्किट में उसने ये लगा दिया। अब आपसे टीचर यहां पे पूछ रहा है बेटा ये पहचानो कौन एसी सर्किट कौन डीसी सर्किट। अब आप 2 मिनट में पहचान सकते हो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया ये कौन सा सर्किट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वोल्टेज कैसा है? वेरिएबल। आई होप बेटा क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अगर आप यहां की बात करते हो तो ये कौन सा हो गया? डीसी। क्यों हुआ डीसी? क्योंकि यहां पर कांस्टेंट फेज लगी हुई है, मतलब कांस्टेंट सेल लगा है, एक ही टाइप का करंट निकालेगा ये सिर्फ और सिर्फ। अगर मान लो इसने 10 एम्पियर निकाला तो इस पूरे सर्किट के अंदर हर जगह पर एवरी टाइम आपको कितने एम्पियर मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर इसने यहां से करंट निकाला तो ये करंट कांस्टेंट कभी भी नहीं होगा,
ये एंगल के साथ चेंज होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा ये चीज। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेटा डीसी एंड एसी। मे भी हो सकता है आपका पेपर अगर आसान आए तो 2 मार्क्स में डीसी और एसी के बीच डिफरेंस पूछ ले, कोई बड़ी चीज नहीं। अभी मैं अगर आपसे पूछूं तो 90% बच्चे तो एसी और डीसी में फर्क भी नहीं बता पाएंगे। आप समझ रहे हो ना बात को? दैट्स व्हाई बच्चे एसी डीसी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर हो गया ये चीज? अब वेरिएबल वोल्टेज की ना बेटा इक्वेशंस होती हैं, उसको हमको सीखना होता है। ठीक है, देखो जरा। अब तो ये सर्किट तो हटा देना, इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है हम लोग को। अब हम लोग को करनी है एसी सर्किट की बात, इसकी बात करनी है। ये भैया इसकी बात करनी है, तो इसकी बात करनी है तो इसको यहां साइड में रखो और इसको पढ़ो। देखो बेटा वेरिएबल वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है? वेरिएबल वोल्टेज, इसकी इक्वेशन क्या होती है? ध्यान से समझना बेटा। V इज इक्वल टू V नॉट और साइन ओमेगा कितना, ये मेरे बच्चे होती है हमारे पास किसकी इक्वेशन? वेरिएबल वोल्टेज। यहां पे बच्चे ये वाला जो होता है दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और ये होता है बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा वोल्टेज? दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। हर चीज बताऊंगा बेटा क्या है, ध्यान से देखना। पीक वैल्यू कहां मिलेगी बच्चा? अपने आप देखना जरा। मान लो ये ग्राफ, मान ले मेरे बच्चे ये हमारी एक वेव जा रही है, ठीक है। मैंने कहा कहां पे पीक होगी, पीक कहां पर होगा? तो आप ध्यान से देखो, ये वाला जो है ये पोर्शन कौन सा है आपका? जैसे द पीक वैल्यू, आप समझ रहे हो ना। यहां पे जो भी वोल्टेज मिलेगा वो आपको क्या होगा जरा बताओ? वी नॉट। जैसे द पीक वोल्टेज। बच्चा समझ में आ गई? मतलब इस पूरे इसी ग्राफ के अंदर इससे ज्यादा वोल्टेज आपको कहीं, समझ गए, या तो यहां तक बढ़ता हुआ दिखेगा या यहां से घटता हुआ दिखेगा, लेकिन इससे ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए इसको मैक्सिमम वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैक्सिमम वोल्टेज। ये हो गया। मैक्सिमम पोटेंशियल भी बोल सकते हो आप, जो चाहे वो बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो क्लियर है? क्लियर हो गई? यही इसी तरीके से अगर आप करंट की बात करना चाहो तो आप करंट को भी देख सकते हो। करंट का क्या सिनेरियो रहेगा? वो भी ऐसे ही रहेगा। मान लो ये गई और ये गई, मैं कहूं आई नॉट कहां मिलेगा, तो आप कहोगे सर यहां पे पीक वैल्यू पे इसकी क्या मिलेगा? आप लोगों को आई नॉट देखने को मिलेगा, तो ये आपका आई नॉट हो जाएगा। इसे भी हम क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? कह रहा सर करंट की इक्वेशन क्या होती है वो भी लिख दो, तो बेटा आई इज इक्वल टू आई नॉट। ये होता है मेरे बच्चे प्यारा सा कंसेप्ट, समझ तो गए होगे, समझे बात को? जैसे था V is equals to V naught sin omega t, I is equals to I naught sin omega t. These are the two equations of variable voltage and variable current. अब ये समझ में आ गया। What is omega t? ये भी मैं आपको बताता हूं। omega t होती है बेटा फेज। क्या होती है? omega t is what? इसको बोलते हैं बेटा हम लोग फेज। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? यस बेटा, इसको बोलते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये जो टाइम होता है ना, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम। कौन सा टाइम? यस, ठीक बच्चा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं सबको पता होना चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कितना? टी। ये पता है बेटा कौन सा टाइम होता है? ये टाइम होता है एक ऑसिलेशन में लगा समय। एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होती है? जब एक क्रस्ट और एक, समझ गए होगे बात को, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है जब एक क्रस्ट जाता है और एक ट्रफ जाता है, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव, नमस्ते बेटा, एक को बोलते हैं नेगेटिव। क्लियर हो गई ये चीज? तो यहां तक लगा जो समय उसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल टी। तो फॉर्मूला याद रखना एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कितना मेरे बच्चे? टी। इज इट क्लियर? पक्का? 1 अपॉन टी को आप एफ भी लिख सकते हो, तो विच इज 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा? एफ। तो ये था बच्चा हमारे पास थोड़ा सा बेसिक। क्लियर? थोड़ा बेसिक देना जरूरी होता है। एकदम से चैप्टर को स्टार्ट कर दो तो वो भी मजा नहीं आता है। ठीक है, ये थोड़ा तुम्हारा बेसिक था। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाबूजी आज हम आपको सिखाएंगे एवरेज करंट कैसे निकालते हैं किसी सर्किट में। कौन सा करंट? एवरेज करंट निकालो, एवरेज वोल्टेज अपने आप मिल जाएगा। आई रिपीट, एवरेज करंट निकालो, एवरेज वोल्टेज अपने आप मिल जाएगा। फॉर्मूला याद रखो पहले क्या होता है। आई एवरेज का बेटा फॉर्मूला होता है विच इज आई dt अपॉन dt। ये बेटा आई एवरेज का फॉर्मूला होता है, याद रखना होगा। आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt। आई की वैल्यू बताओ सब लोग क्या होती है? अब मैं थोड़ा सा फास्ट होऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट होऊंगा मैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन कितना? तो आई एवरेज इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय कितना? dt। ठीक है, मैं देख रहा हूं हाफ साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होगा करंट। अभी तो बताया था मैंने, जस्ट अभी बताया था। यहां गए, यहां तक टाइम कितना? t। ऊपर गए करंट आई, नीचे गए करंट, दोनों जोड़ो कितना हो गया? समझ गया ना? तो कंप्लीट साइकिल के लिए तो करंट कितना होगा? फॉर कंप्लीट साइकिल जो करंट होगा वो कितना होगा? तो हम लोग हाफ साइकिल के लिए देखेंगे, इसलिए टाइम कितना रखेंगे? समझ गए होगे अब बात को? ये
तो टाइम रख दो 0 से लेके t बाई 0 से लेके t बाई, अब सॉल्व कर लो, आई नॉट बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके t बाय साइन ओमेगा, इंटीग्रेशन dt का कितना होता है 0 से लेके t बाय, तो आई एवरेज इज इक्वल टू मेरे बच्चे आई नॉट, नमस्ते मेरे बच्चे, नमस्ते बेटा, आई नॉट बेटा साइन ओमेगा टी का माइनस का, ये थोड़ा सा बायो वालों को रटना पड़ता है, और ओमेगा टी का करोगे तो अपॉन में, एंड 0 से लेके t बाय अपॉन मेरे बच्चे t बाय कितना 2, तो आई एवरेज कितना आया जरा ध्यान से देखो, माइनस आई नॉट, ओमेगा भी बाहर रख लो, अपर लिमिट ढंग से रखना जरा, कॉस ओमेगा, अपर लिमिट t बाय कितना माइनस लोअर लिमिट 0 रख दो, बहुत तमीज में करना क्वेश्चन, अपॉन में t बाय कितना, तो आई एवरेज माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू में t अपॉन कितना, बेटा ओमेगा को अभी हमने फॉर्मूला बताया था 2 पाई अपॉन कितना इंटू में t अपॉन कॉस 0 की वैल्यू 2 से 2 t से t, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 ऊपर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आई नॉट इंटू अपॉन में कितना, ए कॉस पाई की वैल्यू -1 कितनी होती है, और इसकी वैल्यू तो -1 है ही है, तो कितना हो गया माइनस का 2 आई नॉट टी ओमेगा को, और ये कितना हो गया माइनस का, बेटा क्या क्या कटा, टी से टी 2 से 2, आई एवरेज कितना आ गया माइनस माइनस प्लस का 2 आई नॉट अपॉन में कितना, वैल्यू बताओ इसकी कितनी होती है 0. वेरी गुड 636, और इनटू में कितना आ गया, दिस इज द आई एवरेज। फिर से सुनो, पूरा याद नहीं रखना है, सिर्फ क्या याद रखना है, बस ये पूरा याद नहीं रखना है आप लोगों को, आप लोग सीधे यही चीज याद रखोगे। आई एवरेज कैसे निकालते हैं, आई एवरेज निकालने का मतलब 0.636 इंटू आई नॉट, अगर आई नॉट का इतना गुना कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा आई एवरेज, लेकिन ये कौन सी साइकिल के लिए है, ठीक है, तो आप 0.636 या 0.6 भी लिख दो तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। क्लियर हो गई ये चीज, तो ये बच्चा होता है हमारे पास आई एवरेज, दिस इज द आई एवरेज। वीडियो बन रही है, टेंशन लो मत, वीडियो में शेयर कर दूंगा, परेशान हो मत। फैजान कहां है, क्लियर, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा IRMS, IRMS, अच्छा एक चीज बता दूं, वहीं पर ही बता देता हूं मैंने कहा था ना ये निकाल लो, वोल्टेज अपने आप आ जाएगा। अब वोल्टेज अपने आप बताओ क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप बता दो, वी एवरेज क्या होना चाहिए 0.636, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, हटाओ खत्म करो, एक निकाल लो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। आ गया मेरे बच्चे, ये चीज, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है बच्चे IRMS, इसको बोलते हैं बेटा, ढंग से पढ़ना बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आई, मतलब पढ़ना सीखो अच्छे से, क्या बोला मैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। फिर से पढ़ लो IRMS क्या होता है, ढंग से देख लो, IRMS इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, याद रखना बेटा ये चीज, ठीक है बच्चा। ये वैल्यू और निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, IRMS कैसे लिखते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से देखना। देख इसे कैसे करते हैं, इसे पीछे से सॉल्व करते हैं, इधर से इस साइड से सॉल्व करो, राइट साइड से। करंट का पहले क्या करो स्क्वायर, फिर क्या निकालो मीन, और फिर उसके ऊपर क्या लगा दो, ये होता है भैया जी IRMS। समझ गया क्या था IRMS, IRMS इज इक्वल टू, पहले करा हमने स्क्वायर, फिर हमने उसका क्या निकाला एवरेज, फिर उसके ऊपर क्या कर दिया हमने रूट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जरा बताओ IRMS। सॉल्व कैसे करते हैं जरा वो भी देख लो, बड़ा आसान है यार। आई की जगह बच्चा कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा, इस पूरे का इसका एवरेज अंडर रूट IR बराबर अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर, खूब अच्छे में लिख लो, और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका भी क्या, आई नॉट का तो कौन बाहर आ जाएगा, आई नॉट बाहर ही आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, इसकी वैल्यू 1/3 होती है, 1/2 होती है, सॉरी कितनी होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है, तो IRMS इज इक्वल टू आई नॉट इंटू में 1, और रूट का क्या आ जाएगा, तो IRMS कितना आया, आई नॉट अपॉन कितना, ले मेरे बच्चे खत्म हो गया। तो VRMS बताओ सब लोग, तो VRMS सब लोग बोलो, V नॉट अपॉन कितना, ठीक है, टीचर ने कहा ना इसको तो पॉइंट में बताओ कितना आएगा, तो देख
IRMS इज इक्वल टू 0.70 और ये ऐसे VRMS बताओ 0.707 ऑफ। लो भैया ये भी खत्म हो गया। आया मजा? कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है। आप ये पूरे याद रखो या मत रखो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दो चीजें जरूर याद होनी चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, हाँ, इससे आप ये पूरी दुकान याद रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये जरूर याद रखो भाई। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा हमारे पास। क्या जरा बताओ, क्लियर हो गए फॉर्मूले? चलो बताओ जरा IRMS क्या होता है। IRMS क्या होगा? I नॉट अपॉन, बोलो जी क्लियर हो गई। अगर यहां से मैं I नॉट निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ, वेरी गुड, याद रखना है ये चीज। अगर मैं कहूं VRMS निकालो तो कितना होता है? V नॉट अपॉन, तो अगर मैं कहूं आपसे V नॉट निकालो तो कितना आ जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ। ये लो मेरे बच्चे, फॉर्मूले आप लोग लिखते चलो, पूरा AC सर्किट बना लो, ऊपर लिख लो फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूले तो लिखते ही रहो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया बच्चा हमारे पास। अगली चीज आती है बेटा सर्किट्स। अब हम लोग पहुंच गए सर्किट पे। ठीक है, सर्किट मतलब 3 सर्किट होते हैं बेटा। AC के अंदर 3 सर्किट जनरली देखे जाते हैं बेटा। सबसे पहले सर्किट को हम लोग बोलते हैं बेटा रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। दूसरा सर्किट बेटा होता है जिसके अंदर हम कैपेसिटिव यानी कैपेसिटेंस लगाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट। तीसरा बेटा जिसमें हम सेल्फ इंडक्टेंस लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव सर्किट। तो कुल मिलाकर के ये 3 सर्किट बनते हैं, और जब इन तीनों को जोड़ते हैं तब बन के आता है LCR सर्किट। आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा ये चीज। ठीक है, तो देखो सर्किट देख लेते हैं बेटा, कितने सर्किट बनते हैं ध्यान से देखो। पहला होता है कौन सा सर्किट? रेजिस्टिव सर्किट। दूसरा होता है कौन सा बेटा? इंडक्टिव सर्किट। तीसरा होता है बेटा जी कौन सा? कैपेसिटिव सर्किट। ये हो गया भैया। पहले सर्किट में क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं बच्चों? दूसरे सर्किट में क्या लगाएंगे? इंडक्टेंस। क्या लगाएंगे? वो भी कौन सा? अगले में क्या लगाएंगे? कैपे। बड़े ध्यान से देखो, मजा बहुत आएगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा चैप्टर समाप्त कब हो जाएगा। तुम ये लगा लो। ठीक बेटा, ये हो गया बेटा। सबसे पहले हेडिंग रेजिस्टिव सर्किट, बड़े ध्यान से समझना, बहुत बेसिक चीज है, इनके डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि आते भी नहीं है। ठीक है, इनके सीधे मैं आपको फॉर्मूले लिखवाऊंगा, ढंग से सीखना, बस आते कैसे हैं फॉर्मूले, ये चीज तो पता होनी चाहिए। जब ध्यान से देखो, रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है जरा समझो। ये हो गया और रेजिस्टेंस लग गया, और ये हो गया, ये हो गया। वोल्टेज कैसा हो गया? वेरिएबल। बोलो जी क्लियर? ये हो गया हमारे पास वेरिएबल वोल्टेज। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है? V बराबर, यहां से जो करंट निकलेगा वो क्या होगा? I बराबर I नॉट। ये क्या है? रेजिस्टेंस। ये कैसा? पॉजिटिव, और ये कैसा? क्लियर मेरे बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? इतनी चीज में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। I बराबर एक चीज आती है जो तुम लोग को ध्यान रखनी होगी, जैसे V नॉट अपॉन कितना और साइन ओमेगा। ये हमारे पास एक क्या निकल के आएगा? नया क्या? करंट I नॉट। और I नॉट बराबर कितना हो जाएगा जरा बताओ? V नॉट बाय। आई होप मेरे बच्चे क्लियर हुआ होगा। पक्का? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आप ध्यान से देखो, इस I बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूं सीधे, और साइन ओमेगा टी, और प्लस मैं यहां पर 0 लगा सकता हूं। 0 मतलब इनका फेजर एंगल कितना रहा? इनका फेजर एंगल कितना रहा? मतलब जरा इसका समझो, ध्यान से समझना। मतलब जिस डायरेक्शन में वोल्टेज जा रहा है उसी डायरेक्शन में कौन जा रहा है? करंट। ध्यान से समझो, जिस डायरेक्शन में कौन जा रहा है? वोल्टेज, उसी डायरेक्शन में कौन जा रहा है? करंट। इसका मतलब उनका फेज एंगल कितना है? ध्यान रखो, रेजिस्टिव सर्किट में फेजर एंगल 0 रहता है। प्लीज बच्चा इतना ध्यान रखो, समझ गए? फर्क क्या पड़ता है जरा वो समझो। लेट सपोज तुम्हारे पास अभी सर्किट ऐसा था, अभी रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो ये करंट कुछ ऐसा जा रहा था। अब तुमने क्या लगा दिया इसमें? रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का अपोज करता है। अब करंट इतना तो नहीं जाएगा, करंट की पीक वैल्यू डाउन होगी या नहीं होगी? यानी कि अब ग्राफ कैसा बनेगा? ये तो था ही ऐसा, अब ऐसा नहीं जाएगा। समझ गए हो गया आप बात को, है ना? ऐसा क्यों हुआ? पहले रेजिस्टेंस नहीं लगा था तो उसकी पीक वैल्यू यहां मिल रही थी। जैसे ही तुमने क्या लगा दिया? रेजिस्टेंस, क्या फर्क पड़ा? उसकी पीक वैल्यू डाउन हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस अपोज करता है किसको? करंट को। तो देखो करंट गिर गया। ये होता है इसका वेव डायग्राम। कौन सा डायग्राम? क्लियर हो गई? पीछे था वेव डायग्राम, ध्यान से समझना। और फेस कैसी है? सेम। इस चीज को मैं तेज नहीं समझाऊंगा, इसको अच्छे से ही समझो।
फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? लेट सपोज यहां जा रहा है कौन? वोल्टेज। जस्ट इससे पीछे कौन आएगा? करंट। दैट्स ऑल, खत्म। फेजर एंगल क्योंकि कितना है? जिस डायरेक्शन में वोल्टेज जा रहा है उसी डायरेक्शन में कौन भागा? करंट। लेकिन ना करंट आगे गया ना करंट पीछे गया, ना करंट लीड करा ना करंट लैग करा। आप समझ गए आप बात को? समझ गए? सेम फेज में भागा। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टिव सर्किट था। आप समझ गए आप बात को? क्लियर हो गई ये चीज? तो ये होता है इनका फेजर डायग्राम, ये होता है इनका वेव डायग्राम, और ये मैंने आपको बेसिक बताया है। ये था हमारा कौन सा सर्किट। अगला सर्किट कौन सा आ जाएगा? समझ रहे हो बात को? मजा आ जाता है बहुत। नेक्स्ट इज इंडक्टिव सर्किट। ये बड़ा प्यारा है यार, इंडक्टिव सर्किट। ये देख बच्चा, इंडक्टिव सर्किट क्या होता है? बड़े आराम से देखना। इंडक्टिव सर्किट का मतलब जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस लगा दें। मतलब अभी सर्किट ऐसा था, ठीक? अभी सर्किट ऐसा था, V बराबर कितना जा रहा था? यहां से कौन निकल के भाग रहा था? अभी कुछ भी नहीं लगा है। अभी ना इसमें रेजिस्टेंस लगा है, ना इसमें इंडक्टिव लगा है, ना इसमें कैपेसिटेंस लगा है। हम इसमें क्या लगा दें? इंडक्टिव सर्किट। देखो लगाते हैं। हमने इसको क्या करा? चेंज करा, और यहां पे एक स्प्रिंग लगा दिया, और इसको किससे जोड़ दिया? वेरिएबल वोल्टेज से। ठीक है? इसको हम L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जैसे ही तुमने ये लगाया, अभी देख, अभी वेव ऐसी जा रही थी, बड़े मजे से जा रही थी भाई साहब, बड़े मजे से एकदम लहर पप्पू बन के जा रही थी एकदम। देखो आप, कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी तो कुछ लगा ही नहीं है। जैसे ही तुमने ये लगाया, देख क्या हुआ, ध्यान से देखना बेटा। जैसे ही आपने ये लगाया, फर्क पड़ा यार। फर्क देख क्या पड़ा, फर्क समझना। वेव कैसी जा रही थी? फर्क समझ लो तुम लोग। वेव ऐसी जा रही थी, जैसे ये लगाया करंट 90 डिग्री नीचे चले गया। करंट कहां चले गया? यस। अब करंट यहां से शुरू नहीं हो रहा है, करंट 90 डिग्री कहां से शुरू हो रहा है? दिस इज द वेव डायग्राम। समझे? करंट कितने डिग्री नीचे गया? समझ गए आप बात को? क्यों गया? उसके लिए इक्वेशन देखो क्या होती है। देख, ध्यान से देखना। I बराबर V नॉट अपॉन में XL क्या आता है? और साइन ओमेगा टी माइनस का, ये देखो, ये इक्वेशन आती है करंट की बेटा। समझ गए? ये इक्वेशन आती है करंट की बेटा। क्या इक्वेशन आती है इंडक्टिव सर्किट में? याद रखना, I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन XL। V नॉट अपॉन XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बेटा माइनस पाई बाई 2 का मतलब होता है करंट, बेटा करंट यहां पे कितना लैग करा? 90 डिग्री क्या कर गया? आप समझ गए ना बात को? लैग, लैग। ठीक है? कितने डिग्री? क्या हो गया? लैग भी सही है, गलत थोड़ी। तो I बराबर V नॉट अपॉन XL। बेटा अब ये क्या नई बला पैदा हुई तुम्हारे पास, पता है? ये इसको बोलते हैं हम लोग, पता है क्या बेटा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये एक नया रेजिस्टेंस आया, नया, बिल्कुल न्यू रेजिस्टेंस। इसको नाम दिया गया XL। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा, ये भैया याद रखना, XL का फॉर्मूला कितना होता है? XL का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास कितना? ओमेगा L। याद रखना, XL का फॉर्मूला कितना? ओमेगा L। XL इज इक्वल टू ओमेगा L। याद रखो ये चीज, ठीक है? ओमेगा आपको पता ही है क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। L क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस। ये हो गया फॉर्मूला। और इसको आप दोबारा से क्या लिख सकते हो? I नॉट। I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन कितना? अच्छा, अगर ये लिखा हो I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R, तो ये कौन सा सर्किट है? रेजिस्टिव। बोलो यार साथ में, कौन सा सर्किट है? अगर I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन XL आ जाए तो कौन सा सर्किट है? आप समझ रहे हो बात को? और अगर आपकी से अगला वाला XC आ जाए तो कौन सा बन जाएगा? कैपेसिटिव सर्किट। अब इतना तो यार समझना बनता है यार। ये वीडियो बनने की टेंशन ना लो, तब समझ लेना फिर उससे, बाकी थोड़ा सा तो निकला ही है। ठीक है? तो ये हो गया भैया आपके पास इस चीज का लेग। समझ गए कितने डिग्री लेग हो रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री लेग हो गया। ओमेगा टी से कितना फेज डायग्राम अंदर नीचे चले गए, देखो ना यहाँ पे दिख भी रहा है। फेजर एंगल देख इसका, फेजर एंगल कह रहा हूं, सॉरी फेजर डायग्राम। इससे एक न्यूमेरिकल अभी आया था सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये कौन है? वोल्टेज। और इससे जस्ट नीचे के क्या आ गया? आ गया कितने डिग्री नीचे चले गया? ध्यान से देखो आप, 90 डिग्री नीचे चले गया। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा डायग्राम? फेजर डायग्राम।
अगला आ जाता है कौन सा सर्किट बच्चों? कैपेसिटिव सर्किट। दिस इज द कैपेसिटिव सर्किट। नेक्स्ट वन इज कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में बच्चों बताओ क्या लगाएंगे? कैपेसिटेंस, है ना। पहले हमारा सर्किट कैसा था? साथ में बोलो। पहला सर्किट हमारा बिल्कुल सिंपल था, फुद्दू सा। बोलो क्लियर है ना बेटा? पहले ऐसा था। तो बेटा वेव कैसी मिल रही थी? जरा ध्यान से देखो, बड़ी मजे से, एकदम मेधावी की तरह घूम रही थी, मौला मस्त। सही है। जैसे इनके भैया ने तो चार्टे लगाए, मींस इसमें जैसे ही क्या लगा दिया? कैपेसिटेंस। जैसे ही कैपेसिटेंस लगाया यानी कैपेसिटर लगाया, बच्चा यहां पे क्या हुआ? यहां पे बड़ी कमाल की चीज हुई। यहां पे करंट जो है वो आगे बढ़ गया 90 डिग्री, लीड कर गया यहां पर करंट। कितने डिग्री? 90 डिग्री। यानी कि अब देख वेव डायग्राम में क्या अंतर आया। अभी वेव ऐसी जा रही थी, गई, अब क्या हुआ? 90 डिग्री आगे निकल गया। तो वेव अब किधर से निकलेगी जरा बताओ? ये निकल गई। समझ तो गए होगे या अभी भी नहीं समझ पाए? क्लियर? 90 डिग्री देखो आगे निकल गई। इसको बोलते हैं वेव डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होगा? अब तो यार तुम लोग को आ जाना चाहिए। ये कौन है? वोल्टेज। करंट किधर निकल गया? इधर निकल गया। कितने डिग्री आगे लीड कर गया? अब तो समझ गए होगे यार बात को। कैसे लीड करा वो भी बताऊं? देखो जरा इक्वेशन देखना। आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स सी और साइन ओमेगा टी और प्लस का कितना? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल वोल्टेज इन अ कैपेसिटिव सर्किट। बच्चों याद रखना है, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। प्लस पाई बाई टू का मतलब क्या हुआ? करंट यहां पर क्या कर गया? लीड कर गया। कितने डिग्री? 90 डिग्री। आप समझ गए? पक्का? एमसीक्यू भी मिल सकता है। कौन सा ऐसा सर्किट है इस पर एमसीक्यू आया था? अभी आया था सैंपल पेपर में। इस पे एमसीक्यू आ रखा था 90 डिग्री आगे है करंट, तो किस तरीके से ये काम करेगा? कौन सा सर्किट होगा? करंट क्यों लीड कर रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये। क्लियर? क्लियर हो गई ये चीजें? ये था कौन सा सर्किट अपना। अब बात कर लेते हैं एक्स सी की। इसको थोड़ा तमीज से बोलना, कुछ और भी निकल सकता है। ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंपीडेंस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये हो गई। क्लियर? यूनिट इनकी ओम रहती है भाई, ये सब ओम है, सबकी यूनिट ओम रहती है, ये सब ओम है। लो भाई तीनों सर्किट खत्म हो गए। अब इन तीनों सर्किट को एक बार यहां समझा देते हैं। लो ये कौन सा सर्किट? बताओ साथ में बोलो, ये कौन सा सर्किट? ये कौन सा सर्किट? और ये कौन सा सर्किट? बोलो क्लियर? यहां पे वोल्टेज इधर जा रहा था, तो इससे सेम डायरेक्शन पे ही कौन जा रहा है? बोलो जी क्लियर? क्योंकि इनका फेजर एंगल कितना? इक्वेशन बताओ। आई बराबर वी नॉट अपॉन कितना? साइन ओमेगा टी। बोलो जी क्लियर? वेव डायग्राम बताओ कैसा? ये गई है, ये गई है, और अब नीचे आ जाएगा बिल्कुल वेव। ये देखो ये आ गया। सही है ना? फेजर डायग्राम कैसा? जिस डायरेक्शन में कौन जा रहा होगा ये, उसी डायरेक्शन में कौन आ रहा होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा भैया। इज इट क्लियर? यहां आ जाओ इंडक्टिव सर्किट में। यहां पर क्या होगा? मान लो वोल्टेज जा रहा है इधर, वोल्टेज जा रहा है इधर, इससे जस्ट नीचे कौन आ जाएगा? आई होप समझ तो गए होगे बेटा। तो यानी 90 डिग्री आ गया। ये करंट था और ये कौन था? तो इनका फेज एंगल पाई बाई कितना? इक्वेशन क्या होगी? आई बराबर वी नॉट अपॉन कितना? एक्सएल। साइन लीड करा लैग करा, लैग ओमेगा टी माइनस कितना? तो मेरे बच्चे इसका वेव डायग्राम क्या होगा? पहले तो वेव सिंपल जा रही थी, लेकिन वेव अब डाउन हो गई। कितने डिग्री? आई होप समझ गए होगे बेटा बात को। समझ गए? फेजर डायग्राम कैसा होगा? ये हमारा क्या था? वोल्टेज। अब इससे जस्ट पीछे कौन आ गया इसके? आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। अब भी नहीं समझ में आया तो मर जाओ बेटा। ठीक है? अगले में मेरे बच्चे क्या हो रहा है देखो ध्यान से। ये वोल्टेज, तो ये आगे कौन निकल गया अब इसमें? करंट। अब ये बता कितने डिग्री पे है? ये वोल्टेज था, ये कौन हो गया? आई। तो कितने डिग्री लीड कर गया? तो यहां पे आप माइनस पाई बाई टू भी फेज ले सकते हो। यहां पे फाई कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इक्वेशन क्या बनेगी? आई बराबर वी नॉट अपॉन एक्स सी और साइन ओमेगा टी प्लस। आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा। नहीं हुआ क्लियर? उसके बाद मेरे बच्चे अगर आपने इसका वेव डायग्राम बनाओ, तो पहले वेव नॉर्मल नाच रही थी, लेकिन आप लीड कर गया, इसलिए वोल्ट यहां से आ गया। बोलो आप समझ तो गए होगे बेटा बात को। क्लियर? अगर इसका वो देखोगे फेजर, तो वी नॉट इधर, अब आगे कौन निकल जाएगा? इससे सिंपल भाई नहीं कर सकता, इससे सिंपल नहीं हो सकता। अब ये सबसे सिंपल है आपके लिए, इसमें कोई मैंने कॉम्प्लेक्सिटी डाली ही नहीं। आप डाल। क्लियर हो गई?
ये तुम्हारे तीनों सर्किट समाप्त हो गए। अब आ जाती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या आ जाती है बेटा? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देख, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कब होती है मैं तुमको बताता हूं, जब बेटा ओमेगा एल और एक्सएल बराबर होते हैं, समझे? मतलब एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, सॉरी, जब एक्सएल और एक्ससी दोनों आपस में कैसे हो जाए, मतलब ये सिचुएशन जब क्रिएट हो जाए, एक्ससी और एक्सएल बराबर हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखना मेरे बच्चे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। व्हेन एक्ससी और एक्सएल बोथ आर इक्वल, ऐसी कंडीशन को रेजोनेंस बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्या होता है? एक्ससी को लिखते हैं 1 अपॉन कितना, एक्सएल को ओमेगा 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 स्क्वायर 1 अपॉन, और ये क्या हो गया, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ, और इस पूरे का 1 अपॉन, है ना, स्क्वायर हटाओ यहां से, 2 पाई एफ बराबर 1 अपॉन अंडर रूट, ये 2 पाई अपॉन में ले जाओ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट, ले मेरे बच्चे, दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ऑसिलेशन। एसी ऑसिलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? दिस इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल बाई एल सी। एल मतलब समझ गए, एल मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, और सी मतलब, समझ में आ गई? अब आ जाएगा एलसीआर सर्किट। कौन सा सर्किट? क्या यार बताओ, कितना टाइम लगा मुश्किल से बताओ? 40 मिनट हुए हैं अभी तो बेटा, बीच में आना जाना भी तो पड़ गया, फिर ये लोग भी आए बीच में, तो 5-10 मिनट तो यूं ही चले गए ना, है बेटा? लेकिन इस वीडियो को मैं बना पक्का 40 मिनट की ही दूंगा। हाँ, ये जितना मैंने 2 बार लिखा है वो सब चीजें सब बीच बीच में गायब हो जाएंगी, सारी चीजें वही हो जाए। क्लियर हो गई ये चीज? उसके बाद आते हैं बच्चे एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट, अरे मैं भी थोड़ा सा बेटा थक जाता हूं ना, अभी इससे पीछे भी 1 शॉट दिया था 10th वालों को, फिर अभी तुम लोग को भी 1 शॉट दिया है, तो यार इंसान हूं भाई, हैवान तो हूं नहीं, ये चीज है। हाँ, तो एलसीआर सर्किट को बेटा यार टोपी लगाए रहे कद्दू, क्या टोपी आ रही होगी? चलो ठीक है, एलसीआर तीनों को जोड़ दो, इंडक्टेंस को भी जोड़ दो, कैपेसिटेंस को भी जोड़ दो, और तीनों को जोड़ दो, और तीनों को जोड़ के एक रिलेशन बनाओ। उस सर्किट को हम कौन सा सर्किट बोलते हैं? एलसीआर सर्किट, ठीक है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अपने कच्चे में डाल लो बाबू, ये लगा लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो बन नहीं तो यार ये क्या बात है यार, वीडियो से कच्चे का क्या लेना देना? क्या वायरल हो जाए? वायरल का इस चीज से क्या लेना देना? बोलो जी क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया एल, ये हो गया सी, और ये हो गया आर। इज इट क्लियर? पक्का? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये यहां पर क्या होगा? वोल्टेज इधर, पीछे कौन? करंट। यहां पे वोल्टेज इधर, आगे कौन? यहां पे वोल्टेज ये सेम डायरेक्शन में। कितना मजा आता है, कुछ है इसमें? आप बताओ। कुछ भी नहीं, धन्यवाद। तबे सही है अल्लाह। तो बेटा देख, एलसीआर सर्किट के लिए देखो, इससे तो तुम्हारे लिए कुछ निकलेगा नहीं, हमको बनाना पड़ेगा, पता है कौन सा डायग्राम? फेजर डायग्राम। हम फेजर डायग्राम से इस चीज के बारे में पता लगा पाएंगे कि एक्चुअल में होना क्या है। तो यहां पे बनाओ इसका फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम? अब देख लो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है? सिंपल है यार, ये 3 दिख रहे हैं, तीनों को जोड़ दो। ये 3 दिख रहा है, तीनों को जोड़ दो, देख कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, हम अभी इधर को वोल्टेज बना रहे थे, इधर वोल्टेज ना बना के इधर वोल्टेज बना लो, ये वीआर हो गया, क्योंकि इनका फेज एंगल कैसा है, इसको मैंने क्या मान लिया? बोलो जी के लिए। अब एक 90 डिग्री आगे जाता है, एक 90 डिग्री कहां जाता है? अरे यार जाता है कि नहीं जाता है यार, थोड़ा दिमाग ही तो लगाना है यार। एक 90 डिग्री कहां जाएगा और एक 90 डिग्री कहां आएगा? तो अगर मैं कहूं इनका रिजल्टेंट निकालो, तो एक ही तरफ रिजल्टेंट ले लो ना यार, 10-10 तरफ रिजल्टेंट लेने की क्या जरूरत है? नहीं समझे अभी आप बात को? मतलब अगर आप ये VL दिख रहा है आपको, और ये कौन दिख रहा है ना, मैं कहूं इसका एक रिजल्टेंट ले लो, मेरे को एक ही पोर्शन लेना है, तो मैं क्या करूंगा? सीधे इसका एक रिजल्टेंट ले लूंगा, जो कि कितना आएगा जरा बताओ? VL माइनस कितना? कोई दिक्कत? बस ये चीज होती है अभी। हाँ बेटा, ये देखिए क्या चीज बेटा, मतलब अच्छा कैपेसिटर लीड करता है इसलिए 90 ना ना ना, तो उसके पीछे हम तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पर देख रहे हैं ना। XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, और XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C। तो XL इज, आप समझी बात को, वो रेशियो है, वो टोटल वैल्यू है, तो ऑब्वियस बात है हमारा XL कैसा हो गया?
वो हम 90 डिग्री के बेसिस पर नहीं देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड के बेसिस पर देख रहे हैं, क्योंकि रिजल्टेंट चाहिए हम लोगों को। दैट्स व्हाई हमने क्या करा है, एक्सएल को बड़ा माना है। तो इसका रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा, यहां जरा बताइए क्या आएगा, VL माइनस कितना। हाँ तो ये वाला पोर्शन जो होगा बेटा, दिस इज VL माइनस कितना, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, क्लियर। और ये हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट। क्लियर हो गई। पाइथागोरस थ्योरम जानते हो कि नहीं जानते हो, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। इसको मान लो V बराबर VL माइनस VC, और इस पूरे का प्लस VR का कितना, बोला जी क्लियर। V बराबर कितना होता है, IR कितना होता है, V बराबर, नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते, ठीक है। V बराबर कितना होता है, तो इस वाले V को हम पता क्या लिखेंगे, IZ। क्या लिखेंगे, IZ। ये Z क्या होता है बाद में बताऊंगा। VL को क्या लिखेंगे, IXL। VC को क्या लिखोगे, IXC। VR को क्या लिखोगे, I, और क्या लिखोगे, लगा दिया, जरा वैल्यू लगा दिया है बढ़िया करके। IZ का IXL माइनस I पूरे का IR, और इस पूरे का, ये ध्यान से देख, आई स्क्वायर लोगे बाहर तो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर क्या बचा, खाली XL माइनस और R का स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस, दिस इज द इंपीडेंस। इस जेड को हम क्या बोलते हैं पता है, नाम याद कर लो इसका, इम्पी। कितना सिंपल कर दिया बताओ अभी, सिंपल सा लॉजिक देख। ये भी यार आप बोलते देखो, अब इसने क्वेश्चन पूछा था भैया VC नीचे जाता है, VC ऊपर जाता है, ये नीचे, तो VC माइनस V। हम वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के बेसिस पर बात कर रहे हैं। किसके बेसिस पर, तो VL मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू VC, जिस वजह से मैंने VL वाले को ज्यादा अच्छा माना और VC। एक और तरीका मैंने मान लिया, देखो VC अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव की वजह से VL में से नेगेटिव को घटा दो, VC तब भी ऐसा, जैसे चाहे वैसे अच्छा लगे वैसे कर लो आप, बोलो क्लियर है। तो यानी कि, और अगर आप VC माइनस VL भी करोगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा, XC माइनस XL का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी वो क्या बन जाएगा, प्लस। क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड की, हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। क्लियर हो गया बच्चा ये चीज, पक्का। तो यहाँ पे कैसे थ्योरम लगाइए समझ गए आप लोग। अभी मैं फाई निकालना भी सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसको फेजर एंगल बोलते हैं, इसका भी फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा। V स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, IZ स्क्वायर, IXL स्क्वायर, IXC स्क्वायर, I कॉमन लेके तो कट कर दो, सीधे क्या बचा हमारे पास, Z स्क्वायर इज इक्वल टू XL माइनस XC का स्क्वायर R स्क्वायर, वो आ गया हमारे पास फॉर्मूला। दिस इज इंपीडेंस, दिस इज इंपीडेंस। ये कैलकुलेट करने को आएगा बच्चा, दिस इज इंपीडेंस, दिस इज द अनदर रेजिस्टेंस। इसकी भी यूनिट क्या है, ओम। इन सब की ओम है? एक को बोलते हैं आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस, एक को बोलेंगे कैपेसिटिव रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस, समझिए बात, सब ओम है। ये सारी चीजें ओम में कैलकुलेट होंगी, काय में, ओम में। एक्सएल एक्सी को हाँ रिएक्टेंस बोल लो या रेजिस्टेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो। केमिस्ट्री में रिएक्टेंस बोलते हैं, फिजिक्स में रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। किसी को कोई दर्द तो मुझे बताओ, वो दर्द मैं मिटा नहीं पाऊंगा, एक बार वीडियो देख लेना मिट जाएगा दर्द, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, अगले चीज बेटा, अगले चीज बच्चे क्या आ जाएगी हमारे पास, ये भी हो गया इंपीडेंस, कितने आराम से कैलकुलेट कर लिया। अरे इंपीडेंस R के बराबर कब होगा, बड़ा मजेदार चीज देख। अगर मैं XL और XC को क्या कर दूं, XL और XC को क्या कर दूं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z इस सिचुएशन में किसके बराबर आ जाएगा, है ना। फेजर एंगल और निकालना सिखा दूं आप लोगों को, देख कैसे निकालते हैं। ये ट्रायंगल बना था, ये क्या था, VL माइनस, ये कौन था, ये एंगल कौन सा था, ये परपेंडिकुलर, ये tan फाई पकड़ लो, परपेंडिकुलर माइनस अपॉन, तो tan कितना, VL को क्या लिख सकते हो, I अपॉन I कॉमन लो, क्या बचा, XL माइनस अपॉन I से I कितना आ गया, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस अपॉन, अगर मैं एक सिचुएशन ऐसी कर दूं कि XL और XC आपस में कैसी हो जाए, तो tan फाई किसके बराबर आ गया, और tan में जीरो वैल्यू किसकी, जीरो की, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई। आई होप बेटा समझ में आ गया हो, नहीं समझे, इससे ज्यादा सिंपल भाई नहीं कर सकता मैं अब इसको। पानी थोड़ी है वो तो चाय है, वो भी खत्म हो गई।
आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर? ठीक है, लास्ट टॉपिक पावर फैक्टर। कौन सा फैक्टर? पावर फैक्टर। एक क्वालिटी फैक्टर भी होता है, वो भी सीख लो। क्यू फैक्टर और पी फैक्टर बोथ देख लो एक बार। बेटा देख, क्यू फैक्टर क्या होता है? सिंपल सी बात, क्यू का मतलब होता है क्वालिटी। मतलब इसका क्या मतलब? इसका आप ये कह सकते हो, ओए ओए बातें ना करो यार। ठीक है, देख क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब ये जितनी ज्यादा शार्प होगी उतना अच्छा एसी सर्किट बनेगा, मतलब उतनी अच्छी करंट की फ्लो होगी। मतलब क्यू फैक्टर निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस व्हाट बेटा? आर। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। समझ गया आप बात को? कोई पूछता है भाई क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो आप वोल्टेज देख लो अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, जो भी दे रखा है वो लगाओ, अपॉन में रेजिस्टेंस का, दोनों को डिवाइड मार दो, आपको पता लग जाएगा उसका क्वालिटी फैक्टर कितना है। मजे की बात ये, दोनों इसकी यूनिट जीरो रहेगी, मतलब यूनिट नहीं होगी इसकी, इट्स अ यूनिटलेस, क्योंकि ये फैक्टर है। वो भी वोल्ट में होगा, ये भी वोल्ट में होगा, वोल्ट से वोल्ट कट गया तो ऑब्वियस बात है इसकी यूनिट नहीं होगी कोई। तो ये एक फैक्टर है जो बस ये बताता है कि कितनी शार्प ट्यूनिंग है, कितना शार्प एसी करंट फ्लो हो रहा है, बस ये क्वालिटी फैक्टर बताता है। अगला आ जाता है हमारा कौन सा फैक्टर? पी फैक्टर, जिसको हम कौन सा फैक्टर बोलते हैं? इसका डेरिवेशन एक जमाने में हुआ करता था बट अब नहीं है, तो इसलिए तुम लोग नाचो। पी फैक्टर का फॉर्मूला होता है IRMS VRMS इंटू में, ले मेरे बच्चे लेट्स सॉल्व, IRMS VRMS इंटू में cos फाई। ये चैप्टर थ्योरेटिकली समाप्त हो गया। ट्रांसफार्मर अगले में पढ़ाएंगे, ट्रांसफार्मर इतना हम हौच पौच नहीं डालेंगे, उसको सेपरेट पढ़ाएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा बच्चा, नहीं हुआ तो बताओ। हो गया? IRMS को आप क्या लिख सकते हो? I नॉट अपॉन √2। क्या लिख सकते हो? दिस इज I नॉट अपॉन, और इसको लिख सकते हो V नॉट अपॉन, और इनटू में, तो बेटा P इज इक्वल टू VI अपॉन इनटू में, एक ये फॉर्मूला भी इसका बन जाएगा। सही है? P एवरेज अलग हो गया, P एवरेज में IRMS VRMS नहीं आएगा। P एवरेज में हमारे पास ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, P इज इक्वल टू VI अपॉन 2 cos फाई। Is that clear? Finished it. AC चैप्टर। क्यू फैक्टर फॉर्मूला वोल्टेज अक्रॉस इंपीडेंस, और ये यानी कि क्यू फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस अपॉन वोल्टेज अक्रॉस आर। समझ गए? ये होता है, मतलब अब या तो दोनों में दे रखा हो तो दोनों का सम कर देना, अपॉन से डिवाइड कर देना, और अगर एक का दिया हो तो किसी एक का रख के अपॉन VR से डिवाइड कर देना, आपको क्वालिटी फैक्टर पता लग जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। दिस टॉपिक इज ओवर, ओ सॉरी, दिस टॉपिक इज ओवर। ठीक है? अरे एक मिनट, नमस्ते।